नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाभारत की चर्चा हो और उसमें कर्ण की नगरी करनाल का नाम न आए, यह लगभग असंभव है। कर्ण के बिना महाभारत लिखा ही नहीं जा सकता था। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्ण की उसी नगरी करनाल की। करनाल में एक अलग तरह की महाभारत हो रही है। लोकसभा चुनाव के तहत पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सीएम की कुर्सी छोड़ करके लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके सामने बिल्कुल नए और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा है। पूर्व अधिकारी वीरेंद्र मराठा अपनी अलग से ताल ठोक रहे हैं और रोचक यह भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने वीरेंद्र मराठा को समर्थन दे दिया है। वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने पे लगे हैं। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा चर्चा होती है पानीपत क्षेत्र की। पानीपत हमेशा ही कुरुक्षेत्र की निर्णायक भूमिका निभाता है। पूर्व मुख्यमंत्री जमकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां उनका लगातार विरोध हो रहा है। बुद्धिराजा नए नए हैं, हालांकि छूटमुट घटनाओं पर मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए करनाल के मैदान में उतरते रहे हैं, लेकिन चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं। उन्हें अलग तरह की कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन उनका चुनाव प्रचार धीरे धीरे उफान पकड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बुद्धिराजा को जो कमजोर माना जा रहा था वो उतने कमजोर है नहीं। वो कांटे का मुकाबला लड़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अभी यह तय नहीं है कि स्थिति क्या होगी, क्योंकि चुनाव में जमकर दांव पे चलेंगे। बुद्धिराजा के चुनाव की कमान प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया संभाले हुए हैं, जिससे लग रहा है कि बुद्धिराजा चुनाव आते आते तक सशक्त हो सकते हैं। वो कितने सशक्त होंगे? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या करनाल को भेद पाएंगे, या फिर वीरेंद्र मराठा इनेलो वोटरों के दम पर मुकाबले को और रोचक बना देंगे? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं जातीय गणना के माहिर जोगिंदर कथुरिया, करनाल से वरिष्ठ रिपोर्टर धर्मेंद्र खुराना व पानीपत से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी। कथुरिया जी, करनाल की स्थिति क्या है आपके पास? देखो, करनाल में 55% जनरल मतदाताओं के वोट हैं और यहाँ पे 25% ओबीसी मतदाताओं के वोट हैं, 20% एसटी कैटेगरी के वोट हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो सर्वाधिक 12% के करीब पंजाबी मतदाता हैं, 11.5% यहाँ जाट मतदाता हैं और 5% के करीब यहाँ जट सिख मतदाता, 6% के करीब रोड मतदाता, 4% के करीब बनिया और 4% के करीब राजपूत मतदाता है। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी में 2.6% सैनी मतदाता, 1.9% कंबोज मतदाता, 5% कश्यप मतदाता और 3.5% गुर्जर मतदाता है। यदि एससी कैटेगरी की बात करें, 20% में प्रमुखता से 9% रविदासिया समाज के वोट हैं और 6% वाल्मीकि समाज के वोट हैं। 5% अन्य एससी कैटेगरी के वोट हैं, वो बटे हुए हैं कई जैसे धानक समाज में, ओड, बावरिया, इस तरह की जातियों में थोड़े थोड़े करके बटे हुए हैं। मुख्य जो जातियां हैं जिनके वोट यहाँ मुख्यतः हैं, वो सभी मैंने आपको बताई थी। धर्मेंद्र, क्या लगता है जो कथुरिया डाटा हमारे को दे रहे हैं करनाल लोकसभा सीट का, यही है आपके हिसाब से? जी, हमारे हिसाब से जो पानीपत करनाल लोकसभा में जो मतदाताओं की कुल संख्या है वो करीब 20,97,000 के आसपास है, 97,700 के आसपास, जिसमें से जैसे कथुरिया जी ने बताया कि वाकई सर्वाधिक पंजाबी मतदाता हैं, 2 लाख के करीब मतदाता हैं यहाँ, सर्वाधिक हैं ये। और रोड बिरादरी के मतदाता भी जो हैं 1,20,000 के आसपास रोड मतदाता। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो पंजाबी और जाट मतदाता लगभग बराबर संख्या है इनकी, और 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं जो इस लोकसभा में हैं। और जट सिख के जो वोट हमारे पास जो डाटा है जट सिख के, बाकी कथुरिया जी ग्राम पंचायत तक पहुंचे हैं, उनके पास डाटा बिल्कुल सटीक हो सकता है, हमारा अंदाजन हो सकता है।
तो जी। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जट सिख के जो है 92,000 वोट जो है हमारे मुताबिक हैं, राजपूत समाज के यहाँ 80,000 वोट हैं और महाजन के जी। महाजन बिरादरी से 75,000 मतदाता हैं, जो हमारे पास जी, फिगर जी, है। जी। जी, जी। तो आपको क्या लग रहा है अब स्थिति क्या है करनाल लोकसभा की? क्योंकि हैवीवेट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद मैदान में हैं। उनके सामने जी, कांग्रेस ने बिल्कुल नए चेहरे को मैदान में उतारा है। दिव्यांशु बुद्धिराजा युवा जी, कांग्रेस जी। के अध्यक्ष हैं उनके। तो कैसी स्थिति है करनाल की? करनाल की स्थिति अगर बात करें, देखो भाजपा के पक्ष में जो अच्छी बात है वो ये है कि एक तो मुख्यमंत्री रहते हुए, सीएम सिटी रहते हुए मनोहर लाल इस समय लोकसभा प्रत्याशी हैं। दूसरी बात, जी, जो यहाँ कई विकास कार्य हुए हैं उनका मुद्दा है। और जी, दूसरी बात, जो जो फैक्टर अगर दूसरी तरफ देखें, जो कमजोर पक्ष देखें, कमजोर पक्ष में उनके पास ये मान लीजिए कि उनका सांसद के रूप में पहला चुनाव है। और जी, अगर देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव है उनके पास, लेकिन सांसद के जी, चुनाव में थोड़ा-सा डिफरेंट है विधायक के चुनाव से। तो जी, कहीं न कहीं दूसरी नाराज़गी लोगों में व्यक्तिगत नाराज़गी है, जो पिछले चुनावों में भी देखी गई थी। उसमें क्या है, जी, कई मुद्दे ऐसे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, जैसे ऑनलाइन प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे हैं, जो जी, लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, कुछ इस तरह से हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो टीम वर्क है, संगठन का वर्क है, वो जी, काफ़ी अच्छा है। और जी, इसलिए जो शहरी शहरी मतदाता जो है, बीजेपी का मतदाता है, शहर में उनका जी, अच्छा मतलब प्रभाव है। तो इस तरीके जी, से अब देखा जाए, पंजाबी मतदाता यहाँ 2 लाख है, तो 2 लाख पंजाबी मतदाता उनके पक्ष में है, मतलब क्योंकि वो पंजाबी, यही जातीय समीकरण में भी कांग्रेस ने इसी को आधार बनाते हुए जो यहाँ पर जी, पंजाबी उम्मीदवार उतारा है। क्योंकि जी, यहाँ पर पंजाबी कार्ड सिर्फ जो ये ब्राह्मणों की सीट थी, और यहाँ पंजाबी कार्ड सिर्फ भाजपा ने ही खेला और भाजपा ही इसको आगे बढ़ा रही है। उसमें जी, विधानसभा चुनाव में ये पार्टी के अंदर की वो रही होगी, नीति रही होगी जी। कि वो मुख्यमंत्री को यहाँ से नहीं लड़ाना करना चाहे, पड़ रहा है। जी, ये जी, जी, पार्टी का जी। निर्णय है। दूसरा अगर देखा सोनी जाए तो जी, यहाँ। ठीक है हाँ धर्मेंद्र, जी। मैं आपसे पूछता हूँ बाद में विधानसभा पे। धर्मेंद्र जी, सोनी जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि करनाल में स्थिति कैसी है? दिव्यांशु बुद्धिराजा और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आमने सामने हैं। हाँ, सॉरी, पानीपत। देखिए देखिए, जब हम पानीपत की चर्चा करें, करनाल संसदीय क्षेत्र की चर्चा करें, तो एक जी, बात स्पष्ट है कि दिव्यांशु बुद्धिराजा के चुनाव प्रचार में तेजी आई है और उनको जन जी, समर्थन भी मिला। लेकिन जी, मनोहर लाल जी कमजोर हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये राज्य जी, सरकार के प्रति एक सत्ता विरोधी लहर हो सकती है, लेकिन जी, मोदी के प्रति ही लोगों का उतना ही लगाव है। यहाँ लोग जो है मोदी के नाम पर वोट देना चाहते हैं, राज्य सरकार के प्रति नाराजगी अवश्य दिखाई देती है। अभी हम जी, प्रॉपर्टी आईडी का जिक्र कर रहे थे, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा असंतोष है। यहाँ की तो जी, एक घटना काफ़ी जो है उस पर काफ़ी प्रचार हो रहा है उस घटना का, क्योंकि एक जी, जो पीड़ित महिला थी, वो अपने एक जेवर लेकर वहाँ प्रॉपर्टी आईडी के लिए धक्के खा रही थी। वो जेवर लेकर क्लर्क के पास पहुंच गई कि ये जेवर ले लो और मेरी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर दो। मतलब लोग जी, बहुत दुखी हैं प्रॉपर्टी आईडी को लेकर। ये बात जी, हर जगह की चर्चा में भी रहती है, लेकिन सरकार के प्रति नाराजगी होते हुए लोगों का मोदी के प्रति मोह भंग हुआ हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। अभी अभी मनोहर जी, लाल जी जो है अभी पानीपत में ही है, जिमखाना क्लब में पहुंचे हैं। जो हरियाणा जी, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की उनके है और सिख समुदाय के लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं। और 16 मई को यहाँ एक सिख समुदाय का कार्यक्रम भी रखा गया है। 17 मई को है अमित शाह की करनाल में रैली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तो तेज है और जी, दिव्यांशु बुद्धिराजा के प्रचार में भी तेजी आई है, क्योंकि देखिए उनको तो समय नहीं मिला। आज दिव्यांशु बुद्धिराजा जी के भी पानीपत में कार्यक्रम है और मतलब पानीपत में कार्यक्रम जो जिन कांग्रेस के नेताओं में आपस में तालमेल नहीं है, वो जैसे यहाँ बलबीर पाल शाह है, वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके जो भाई अनुज हैं, उनके जी, बुल्ले शाह जो छोटे भाई है, वो अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कांग्रेस जी, में भी जब जो है उसका एक उत्साह का संचार तो अवश्य हुआ है, लेकिन जी, अभी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे, कितनी चुनौती दे पाएंगे, ये कहना अभी जल्दबाजी है। जी, जी, जी। धर्मेंद्र, आप क्या कहते हैं कि देखिए करनाल लोकसभा सीट वो क्षेत्र थी, कभी एक समय वो भी था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था वहां पे, और अब वो उसी लोकसभा क्षेत्र से मैदान में है। जी। तो ये चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि देखिए वो जो आप परिवार पहचान पत्र या प्रॉपर्टी आईडी की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं के कार्यकाल में ही शुरू हुई है। जी, 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 जी। यही 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 एक मुख्य कारण है पंडित जी कि वो जो उनके रहते, मुख्यमंत्री के रहते जो काम हुए, जो अगर अधर में जी, लटके या कहीं दिक्कत आई, तो आज वो उन्हीं को ही फेस करना पड़ रहा है। वो ही सामने जी, हैं जी, मैदान में। तो ये सबसे बड़ी जी, बात है। देखो, लोग
यहाँ का जो एक माहौल है कि लोग पार्टी से नाराज नहीं है, भाजपा से नाराज नहीं है, वो कहीं ना कहीं अब मोदी से लोग नाराज नहीं है। हो सकता है सरकार की, जैसे सोनी जी बता रहे थे, सरकार की नाराजगी है। दूसरा, अगर हम कांग्रेस की ये जो विरोध की आप बात कर रहे हैं, अब लास्ट कुछ दिनों में जब असंध जनसंपर्क था अपना मनोहर लाल जी का, वहां कई गांवों में उनका विरोध हुआ। नीलोखड़ी जैसे निसिंग का गोंदर गांव है, वहां भी एक नीलोखड़ी के विधानसभा उनके इलाके विधायक के इलाके के एक किसी गांव में भी वहां इनका विरोध हुआ और इनको वापस लौटना पड़ा। तो असंध के 3-4 गांव ऐसे थे जहां विरोध हुआ था। जो उतरने वाली बात थी, जो किसान आंदोलन वाली बात थी, हेलीकॉप्टर, वो घरोंडा क्षेत्र की बात थी, लेकिन वो उस समय कुछ माहौल और था, अब माहौल कुछ और है। कुछ लोगों ने, कुछ टीम वर्क जो काम कर रही है यहाँ पर, वो लोगों के बीच जा जाकर जो इनकम्बेंसी है उसे दूर कर रही है, मतलब उसको नाराज लोगों को मनाया जा रहा है। ये चुनावों का समय है, कभी पार्षद नाराज हो जाते हैं तो कभी कोई नाराज हो जाता है, तो फिर उनको वापस लेके आना, ये चलता रहता है। अभी माहौल बनेगा और माहौल बन भी रहा है। फिलहाल भाजपा के पक्ष में अच्छा माहौल है और कांग्रेस के पक्ष में भी जो है हवा बदल रही है, लेकिन उनके लिए दिक्कत यह है कि जो बड़े चेहरे हैं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये थोड़ी दिक्कत है। बल्कि यूथ जो है वो हर विधानसभा में कांग्रेस के साथ है, यूथ कहीं ना कहीं हर विधानसभा क्षेत्र में उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कमजोरी उसकी यही है कि बड़े चेहरे खुलकर उनके साथ नहीं चल रहे हैं। इसलिए अभी फिलहाल जैसा सोनी जी ने कहा कि जल्दबाजी होगी, अभी हवा कुछ और भी बदलेगी। अभी देखते हैं आगे क्या समय करवट किस ओर लेता है। तो बुद्धि राजा को अचानक से उठा करके एकदम मैदान में उतार दिया गया, क्योंकि किसी को पता नहीं था, किसी को खबर नहीं थी कि दिव्यांशु बुद्धि राजा लोकसभा में मनोहर लाल खट्टर के सामने आ सकते हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है या फिर कांग्रेस ने वॉक ओवर दिया है? देखो, कांग्रेस ने इस बार जो 9 अपने लोकसभा प्रत्याशी उतारे हैं, सोशल इंजीनियरिंग को साधने का पूरा प्रयास किया है जी। कम से कम एक पंजाबी समुदाय से लोकसभा में प्रत्याशी देना था जी। जैसे देखा, सर्वाधिक जो पंजाबी मतदाता हैं वो जीटी रोड बेल्ट पर हैं जी। अंबाला में भी अच्छे खासे पंजाबी हैं, परंतु अंबाला रिजर्व लोकसभा क्षेत्र है, तो करनाल ही बचती है। अब करनाल में पंजाबी प्रत्याशियों पर जब चर्चा की गई, ये जो पुराने चेहरे थे, अशोक अरोड़ा जी, बुल्ले शाह जी या भीमसेन मेहता जी, सभी के नामों पर विचार हुआ। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे भी करवाया। जब दिव्यांशु बुद्धि राजा का नाम आया, एक तो ये लगातार पंचायत टाइप का कोई कार्यक्रम करवा रहे थे, वो सीधी राहुल गांधी की टीम से लिंक्ड थे। दूसरी जो बात इनकी फेवर में सबसे बड़ी गई, जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पद का चुनाव लड़ते हैं, वो भी चुनावी राजनीति में पहली फतेह हासिल करते हैं। फिर ये एनएसयूआई का चुनाव लड़ते हैं, उसमें भी फतेह हासिल करते हैं। यूथ कांग्रेस का भी चुनाव फतेह हासिल करते हैं। 3 बड़े मुख्य चुनाव जो इन्होंने लड़े, आज तक कोई भी चुनाव हारा नहीं जी। और एक उत्साह में जो प्रत्याशी चुनाव में सामने आता है, फाइट तो कर रहा है। देखिए, जब एक समय ऐसा आया था कि पांडवों के पास 4 पांडव बचे थे, अर्जुन चक्रव्यूह से बहुत दूर जा चुके थे जी। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर जाऊंगा, अब जो बचाने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, वो बड़े बड़े नेताओं की चाहिए, कुलदीप शर्मा की सपोर्ट चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट चाहिए। यदि ये सपोर्ट दे पाते हैं तो चुनाव रोमांचक होगा। अदरवाइज आज की परिस्थिति में एज पर तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। यदि पांडवों की तरह, जिस तरह पांडव उस चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए थे, अभिमन्यु चक्रव्यूह में संघर्ष करना, दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर संघर्ष करना तो आरंभ कर दिया है। वो लड़ तो रहा है, परंतु फतेह तभी हासिल कर पाएगा जब बाहर से सपोर्ट मिलेगी, जो पुराने नेता। सोनी जी, आप क्या कहते हैं? क्योंकि कथुरिया जी अभिमन्यु से तुलना कर रहे हैं बुद्धि राजा की, तो आपको भी लग रहा है कि वो अभिमन्यु की तरह ही संघर्ष कर रहे हैं, या फिर उन्हें कांग्रेसियों का सपोर्ट मिल सकता है? अभी आप कह रहे थे कि बुल्ले शाह और उनके भाई अलग अलग कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट नहीं मिल पाएगी आखिर तक? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कर रहे हैं।
कांग्रेस की एकजुटता होनी चाहिए थी, वो तो दिखाई दे नहीं रही है। संगठन पहले ही नहीं है और जी नेताओं में भी आपसी तालमेल की कमी है। ये बात बिल्कुल, जी ये कथुरिया जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। संघर्ष कर रहे हैं, चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, लेकिन देखिए जी मनोहर लाल जी जो है बड़े राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको जी संगठन का कौशल भी मालूम है। और देखिए जी आज भी अभी-अभी जो पानीपत आए हैं, आज भी उनके बूथ स्तर के भी कार्यक्रम हैं और यहाँ बैठक भी ले रहे हैं। और यहाँ देखिए एनआरआई जो हैं उनके ग्रुप से अलग बात की है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के डेलीगेशन से अलग से मिले हैं। तो मतलब हालांकि अपने निर्धारित कार्यक्रम से विलंब से आए थे, गला उनका बैठा हुआ था, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा है, इतनी उनकी क्षमता है, क्योंकि वो कहीं भी अपना समय जो है वो पूरी ऊर्जा लगाते हैं। तो मतलब कार्यकर्ताओं से संवाद भी कर रहे हैं। ये बात भी है कि कार्यकर्ताओं में पहले जैसा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कार्यकर्ता जी जो भी है सोशल मीडिया पे ज्यादा वो उत्साहित रहते हैं, फील्ड में कम जी है। लेकिन जी ये बात पड़ेगी दिव्यांशु बुद्धि राजा को, अगर कोई नुकसान होगा तो कांग्रेस का संगठन नहीं होना। और देर से उनको जी टिकट मिली है, कार्यकर्ताओं में नेताओं में आपसी तालमेल का अभाव है। और देखिए जो शैलजा के समर्थक हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो वहां सिरसा में चले गए हैं। कोई एलनाबाद जी में चुनाव संभाल रहा है, कोई कहीं चुनाव संभाल रहा है, मतलब शैलजा के समर्थक यहाँ से गायब हैं। ये बात जो कांग्रेस की जी गुटबाजी उसकी छाया तो दिखाई दे रही है। लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसका जो कैडर है, उसका जो है मनोहर लाल जी को लाभ मिल रहा है। हालांकि देखिए सरकार के प्रति मैं फिर कह रहा हूँ नाराजगी है, लेकिन मोदी के प्रति उतना ही अगाध स्नेह और श्रद्धा है। इस चीज का लाभ जी मनोहर लाल जी को मिलेगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम इस समय की स्थिति देखें तो मनोहर लाल जी का पलड़ा भारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुदृढ़ सीट अगर मानी जाए तो इस समय करनाल ही है। लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा का भी प्रचार अब उठने लगा है। जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बवरिया, वो पहली बार जो है दिल्ली से चलकर आज पानीपत करनाल में उनके कार्यक्रम हैं, व्यापारियों से जी मिलने का कार्यक्रम भी है। तो इस तरह कांग्रेस भी अब उनका प्रचार उठ तो रहा है, लेकिन मनोहर जी लाल जी की तुलना में अभी बहुत वो पीछे हैं। धर्मेंद्र, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि वीरेंद्र मराठा मैदान में है और इंडियन नेशनल लोकदल ने उनको समर्थन दे रखा है, वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे ज्यादा, भाजपा को या कांग्रेस को? ऐसा है जी उसका नुकसान जो है अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में मतलब कि भाजपा को नुकसान कम पहुंचाया था उन्होंने और कांग्रेस को नुकसान ज्यादा पहुंचा था, क्योंकि जो उनका वोट बैंक है उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेसी वोट बैंक है। और वो सीधा सीधा 2000 अगर हम 9 के इलेक्शन की बात करें तो भी यहाँ से उस समय अरविंद शर्मा मैदान में थे। तो जी जैसे ही मराठा के वोटों की गिनती असंध और नीलोखड़ी का जब डब्बा खुला था तो एकदम से जी वो पोजीशन जो है बिल्कुल डाउन हो गई थी। कम से कम जी 25,000 की 32,000 में से 25,000 की लीड उन्होंने तोड़ दी थी। तो इस तरीके से जी मतलब सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ था। तो नुकसान जी इस बार नाराजगी अगर मान लो अगर सरकार के प्रति जो नाराजगी अगर वैसे मोदी की बात देखें तो कई इलाके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि असंध इलाका जो है वो भाजपा वहां विपक्ष में है। तो वहां जी पर असंध इलाका जो है किसान व जाट मतदाता भी वहां प्रभाव रखता है। तो ऐसे में जी वहां का वोट बैंक खिसक सकता है। अगर जो रोड बिरादरी का वोट बैंक है वो सीधे सीधे बीजेपी से खिसके, जो बीजेपी का वोट बैंक था नाराज वोट बैंक, वो कांग्रेस को जा सकता है। और वो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मराठा को जा सकता है। कुल मिलाकर मराठा जो है सीधे सीधे कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, भाजपा का नुकसान कम होने वाला है उसमें। जी जी धर्मेंद्र, अपन वो करनाल विधानसभा सीट की बात कर ले, क्योंकि वहां भी हॉट सीट बनी हुई है। मुख्यमंत्री नायब जी जी सैनिक जी खुद मैदान में है, कांग्रेस ने जी त्रिलोचन सिंह को मैदान में फिर उतारा है। तो जी करनाल की स्थिति क्या कहते हैं, कथुरिया जी आप क्या कहते हो? करनाल में लगभग 63,000 के करीब पंजाबी मतदाता हैं। करनाल जो शहरी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 22,000 के करीब बनिया मतदाता है, 19,000 के करीब रविदासिया समाज के वोट हैं, 18,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, 11,000 के करीब जाट मतदाता हैं, 11,000 के करीब ही जट सिख मतदाता हैं। यदि जाट और जट सिख को मिला दिया जाए तो लगभग 22,000 के करीब वोट्स हैं। यहाँ 13,000 के करीब रोड बिरादरी के भी वोट हैं, 11,000 के करीब वाल्मीकि समाज के वोट हैं, 9,000 के करीब राजपूत समाज के वोट हैं, 9,000 के करीब कश्यप समाज के वोट हैं, 6500 गडरिया समाज के वोट हैं, 5800 जो कि नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री मैदान में हैं उनके समाज के वोट हैं, 5,000 गुर्जर समाज के वोट हैं और 5300 के करीब यहाँ कंबोज समाज के वोट हैं।
धर्मेंद्र क्या कहते हो, यही डाटा है आपके हिसाब जी से? जी जी, बिल्कुल 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 सही डाटा है इनका। अपना कथुरिया जी के पास जो है ये मतदाताओं का जो डाटा है बिल्कुल सही डाटा है। और जी अगर विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में नायब सिंह सैनी जो है अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में है, उन्हें कोई खतरा जी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस जी ने उनको त्रिलोचन सिंह पे दांव खेला है, क्योंकि त्रिलोचन सिंह ऐसे शख्स थे जिन्होंने पिछली बार मनोहर लाल जी के सामने इलेक्शन लड़ा था। उस समय भी जी जो नाराजगी वाले वोट थे वो उनको मिले थे, वो 35 से 37 हजार के करीब वोट लेके गए थे। शायद यही जी कारण रहा है कि उनको उपचुनाव में दोबारा से उम्मीदवार बनाया गया है वो भी कांग्रेस की दिया गया। तरफ से। जी जी, उनको लिया गया है, ये फैक्टर था, नहीं कथुरिया तो जी, आपको नाम क्या कई लगता है? जी जी धर्मेंद्र, एक मिनट, कथुरिया जी आपको क्या लगता है कि नायाब सैनी पहली बार करनाल के विधानसभा क्षेत्र में है, वो सैनी बहुल क्षेत्र भी नहीं है, वो कुछ तरह से सांसद थे पहले, तो पंजाबी सीट पर सैनी मैदान में है, क्या उन्हें वो मुख्यमंत्री होने का फायदा मिल सकता है या फिर मुश्किल भी हो सकती है? देखो, हरियाणा में जो अधिकतर उपचुनाव होते हैं या देश में भी कहीं भी अधिकतर उपचुनाव होते हैं, वो हमेशा सरकार की फेवर में जाते हैं। और यदि उपचुनाव स्वयं मुख्यमंत्री लड़ रहे हों, तो मुझे लगता है एज पर तो भाजपा है, जी परंतु सधे तरीके से इन्हें चुनाव लड़ना होगा। पंजाबी, जट सिख और जाट, यदि ये कांग्रेस की तरफ खिसक गया तो भाजपा को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। भविष्य में जब करनाल का विधानसभा चुनाव होगा, आज उपचुनाव भले ही भाजपा बाजी मार ले जाए, परंतु भविष्य खतरे में हो जाएगा यदि यहाँ पर त्रिलोचन सिंह जी अच्छे खासे मत प्राप्त करने में कामयाब हो गए। जी मेरी जो यही जो अनुमान आकलन जो लोगों का मूड भापा, उससे मुझे यही प्रतीत होता है एज पर तो भाजपा ही है, परंतु जो नाराजगी है वो नाराजगी का वोट बैंक 2019 के कंपैरिजन में आज 2024 में बढ़ा हुआ है। जी त्रिलोचन सिंह जी आज अपने वोट बैंक में कम से कम जो मुझे लग रहा है 12-13 हजार की बढ़ोतरी कर रहे हैं और वो अप्रोक्स आज 50 हजार के करीब वोट्स पर खड़े हैं। जी 2,58,000 के करीब यहाँ वोट्स हैं और लगभग जो अप्रोक्स मानते हैं 70% के करीब पोलिंग यदि मानी जाए तो लगभग यहाँ 1,75,000 के करीब पोलिंग होती है। 1,75,000 की पोलिंग में यहाँ पर त्रिलोचन सिंह 50,000 का यदि आंकड़ा पार करते हैं तो यहाँ पर भाजपा के लिए भविष्य में खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि ये उपचुनाव है और मुख्यमंत्री का उपचुनाव है, तो इसमें ऑब्वियसली जो एज जाएगा वो भाजपा की ही फेवर। अभी यह तो तस्वीर साफ नहीं है कि करनाल का रण कौन जीतेगा। क्या दिव्यांशु अभिमन्यु की तरह नाम रोशन कर पाएंगे या फिर मनोहर लाल खट्टर दानवीर कर्ण की नगरी को जीतने में कामयाब हो जाएंगे? अभी लंबा समय बाकी है, चुनाव की चौसर बिछी हुई है, कई तरह की चालें चली जाएंगी। इन चालों में कौन कामयाब होता है यह 4 जून को ही पता लगेगा। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, आपके विचार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।